चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मामलूक डायनेस्टी। मामलूक डायनेस्टी क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। मामलूक वंश, मामलूक डायनेस्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गुलामों का वंश था। गुलामों का वंश मतलब जो कहीं भी युद्ध होता था, युद्ध में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अनाथ और असहाय होते थे, या बहुत सारे ऐसे बंदी लोग जिनको गुलाम बना लिया जाता था। या तो गुलामों को बगदाद से खरीद के लाते थे, या तो कहीं ना कहीं गुलाम बना के अपनी सेवा में रखा जाता था। और जो भी कहीं ना कहीं जो भी गुलाम अच्छा एक सेनाधिकारी या एक अच्छा लड़ाका होता था, उसको कहीं ना कहीं राज्य में कोई ना कोई सेना में पद दे दिया जाता था। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी और कहीं ना कहीं लड़ाई में दक्ष, जो कहीं ना कहीं एक ऊंची पोस्ट पे भी पहुंच गए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी अगर बच्चों हम सुनते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी का सिपा सलार भी था। और मोहम्मद गोरी ने ही इसे ऐबक की उपाधि भी दी थी। मोहम्मद गोरी ने इसे ऐबक की उपाधि दी चंद्रमुख, मतलब ऐबक मतलब क्या होता है, चंद्र के मुख वाला। तो कई सारी इसे उपाधियां दी थी। उपाधि क्यों दी? क्योंकि कहीं ना कहीं 1191 के फर्स्ट तराइन के युद्ध में ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की जान बचाई थी। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो मोहम्मद गोरी जाते जाते कहीं ना कहीं इसे यहाँ की गद्दी दे दिया, और ये लाहौर से ही शासन करता रहा। दिल्ली को इसने अपनी मेन राजधानी नहीं बनाया, लाहौर को ही बना के चला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं मामलूक वंश, मतलब स्लेव डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी कहीं ना कहीं चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। क्या हो गया? चौगान, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, तो संस्थापक तो था ही, बट कहीं ना कहीं अगर देखें इल्तुतमिश को एक मेन संस्थापक के रूप में माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। और इल्तुतमिश के ही लड़की जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान अगर दिल्ली सुल्तान की, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये मात्र एक पहली महिला सुल्तान थी, क्योंकि महिला का कोई भी महिला के आगे ना झुकना चाहता था, ना महिला की कोई आज्ञा मानना चाहता था। तो एक पुरुष वर्चस्व की जो लड़ाई थी जिसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाया गया, बट इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर दिया था। बट कई सारे अमीरों ने, जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था, चहलगानी दल बनाया था, उनके विरोध के कारण रजिया सुल्ताना को कुछ दिनों के बाद सुल्तान घोषित किया गया। तीसरे कैंडिडेट बलबन थे। तो बलबन ने चालीसा दल को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये खुद ही उसका गुलाम था और उसका एक पार्ट था, पर इसने कहीं ना कहीं चालीसा दल का ख़त्म किया। और नसीरुद्दीन महमूद, ये भी कहीं ना कहीं मामलूक वंश में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। द टर्किश इन्वेजन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो तुर्की लोगों का इन्वेजन था, जो टर्किश लोगों का यहाँ पे आना था, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी, इसके लिए मोहम्मद गोरी का जानना बहुत ज़रूरी है, मोहम्मद गोरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें मोहम्मद गोरी के बारे में जो चीज़ें थीं वो चीज़ें हम आपको बता दें। मोहम्मद गोरी भारत में जब आया था तो एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था भीम सेकंड, जिनको मूल राज भी बोलते थे। क्या बोलते थे? मूल राज भी बोलते थे। अब मूल राज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। ठीक,
उसके बाद 1191 में पृथ्वीराज चौहान, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने भी इनको हरा दिया। पर दोनों ही बहुत दयावान थे और कहीं ना कहीं इसको छोड़ दिया। बट इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यह अपना वर्चस्व कायम रखा और अपने एक सिपा सलार मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको यहाँ पे बैठा के गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी मृत्यु कब हो गई। तो भाई ही डाइड इन 1206, मतलब 1206, 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। विद नो हेयर्स एज द सक्सेसर द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, बिना किसी उत्तराधिकारी के साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, और वो 3 भागों में कैसे विभाजित हुआ ध्यान रखिएगा। तो 3 इम्पॉर्टेंट जनरल वेयर, तो 3 भागों में बांटा गया, जिसमें कुछ सेनापति या गवर्नर कह सकते हो। एक था ताजुद्दीन यल्दौज, एक था नसीरुद्दीन कुबाचा और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे। एक था ताजुद्दीन यल्दौज, एक नसीरुद्दीन कुबाचा और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और हिंदी में भी लिख दिया है। आउट ऑफ विच ताजुद्दीन यल्दौज हेल्ड द एरिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू द अपर सिंध, और नसीरुद्दीन कुबाचा को क्या दिया गया था? ठीक है, तो नसीरुद्दीन कुबाचा को अगर देखा जाए तो भाई जिसमें से ताजुद्दीन यल्दौज अफगानिस्तान से ऊपर सिंध तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और नसीरुद्दीन कुबाचा ने उच्च पर कब्जा कर लिया था, उच्च पर कब्जा कर लिया और मुल्तान। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ मोहम्मद। तो मुल्तान नंद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है महान महमूद के भारतीय प्रांतों का गवर्नर बना दिया गया था। जो मोहम्मद गोरी का जो था पार्ट, उस पे उसका गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, घबराइए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बच्चों ध्यान दीजिए, टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, मतलब उस पर बचपन की बात करें तो ही वॉज द स्लेव, वह एक गुलाम था। क्या था? वह एक गुलाम था। इन दोज टाइम हेयर वॉज ए बिग मार्केट फॉर स्लेव इन अफ्रीका एंड अरब कंट्रीज। ठीक है, तो उस समय अफ्रीका और अरब जो कंट्रीज थी, जैसे बगदाद वगैरह की हम लोगों ने बात करी थी, वो जो देश थे गुलामों का बहुत बड़ा बाजार था। कोई भी जाए और कुछ दिनार और कुछ पैसों में खरीद सकता था। ठीक है, तो ही वॉज बॉट द स्लेव, एंड व्हेन द मास्टर डाइड ही वॉज सोल्ड बाय द मास्टर सन टू मोहम्मद गोरी। उसे गुलाम द्वारा खरीदा गया। जब मालिक की मृत्यु हो गई तो उस मालिक के बेटे ने मोहम्मद गोरी को इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था। ठीक है, बेच दिया था। ही वॉज मेड द अमीर आखुर द मास्टर ऑफ द स्लेव, उसे अमीर आखुर यानी गुलामों का स्वामी बनाया गया था। उसे गुलामों का स्वामी बना दिया गया था, मतलब हेड बना दिया गया था। अब आगे देखिए, ऐबक वॉज अ वेरी क्लेवर। ठीक है, तो ऐबक क्या था भाई? ऐबक बहुत चतुर और साहसी व्यक्ति था। ऐबक क्या था? बहुत ही चतुर और साहसी व्यक्ति था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ऐबक बहुत चतुर और साहसी व्यक्ति था। ऐबक बहुत चतुर और साहसी व्यक्ति था। ही वॉज अ लॉजिकल सक्सेसर, वह एक तार्किक उत्तराधिकारी थी। लोगों मतलब कई सारी लॉजिकल बातें करता था, ऐसा नहीं कि उलूल जुलूल बातें करे। बीइंग द मोस्ट लॉयल victories of the former ruler, he gained the confidence of the army. पूर्व शासकों के सबसे वफादार वायसराय होने के नाते उसने सेना का विश्वास भी हासिल कर लिया था। ऐबक वॉज आल्सो एफिशिएंट सोल्जर। ठीक है, और गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ऐबक एक कुशल सैनिक भी था और एक अच्छा प्रशासक भी था, मतलब मैनेजमेंट अच्छा करता था, तो लोग उससे खुश रहते थे। तो अगर हम देखें तो मामलूक डायनेस्टी, ही वॉज नोन एज, उसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और मामलूक राजवंश भी जिसे कहा जाता है
वह अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अचीवमेंट थे, उपलब्धियां थी, पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हिंदी इंग्लिश में सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आफ्टर कमिंग द पोजीशन ऑफ द मिलिट्री जनरल, जब सैन्य जनरल के पद पे आने के बाद ऐबक टर्न द हिस्टेनेशन टुवर्ड्स द राजपूत हु वेर स्टिल रिसाइटिंग द कॉरिड डोमिनेशन इन 1993। तो भाई सैन्य जनरल के पद पर आने के बाद ऐबक ने अपना ध्यान राजपूतों की तरफ लगाया, जो अभी भी 1193 ईस्वी में गौरी प्रभुत्व का विरोध कर रहे थे। तो आफ्टर द अटैक द अल्लेडवाल इन गुजरात 1197, ठीक है, अनडिफीटेड भीमा। तो यहाँ पे भी देखिए, इसके बाद उसने 1197 में गुजरात के अल्लेडवाल पर हमला किया और भीम द्वितीय को हरा दिया था। भीम द्वितीय को हराया, ठीक है। किसको हराया? भीम द्वितीय को हराया, जो कहीं ना कहीं जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ही अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ। उसने बदायूं, बनारस और चंदावर पर भी विजय प्राप्त की और कन्नौज की विजय को समेकित विलय भी किया, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण विजय थी वो थी बुंदेलखंड की विजय थी, और 1203 में उसने हमला किया और अवैध कब्जा करने में, ठीक है, कब्जा करने में असमर्थ रहा, जो कालिंजर का एक अवैध जो था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वैवाहिक गठबंधन थे, कौन से थे? वैवाहिक गठबंधन थे। वो क्या थे कि भाई जो भी एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर हम रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन तक हम इन चीज़ों को नहीं चला सकते। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के वर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक के वर्क क्या थे? तो ही वॉज वेरी इनटॉलरेंट ऑफ द हिंदूज। तो वो सभी होते थे, वो हिंदुओं के प्रति बहुत असहिष्णु था। उसने कई, देखो जो लोग बोलते थे अभी लाख बख्श बहुत दया वाला था, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत दया वाला था, पर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह हिंदुओं के प्रति बहुत असहिष्णु था, ठीक है। उसने कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया और मस्जिदों और अन्य स्मारकों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी धन और सामग्री एकत्र की। मतलब अपने मतलब की चीज़ें उसने सोची कि किस तरह से मस्जिदों और स्मारकों का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। ही ब्रोक सेवरल एंशिएंट टेम्पल एंड कलेक्टेड ऑल द वेल्थ एंड मटेरियल रिकॉर्डेड टू बिल्ड मॉस्क एंड अदर मूवमेंट्स, ठीक है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे तो केवल तारीफ़ें लिखी थी, वो तारीफ़ें जो पॉइंट में हैं तो वो बतानी तो पड़ेंगी। बट आपने देखा होगा, चाहे लाख बख्श हो, चाहे उसे हातिम द्वितीय बोला जाए, बोला तो इन्हीं को जाता था, हातिम द्वितीय बोला जाए, लाख बख्श बोला जाए, बहुत दयावान समझा जाए, पर यहाँ पे दया कहीं दिख रही है? कहीं नहीं दया दिख रही है। ही बुल्ट कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली एंड अजमेर रिस्पेक्टली। तो उसने कुव्वत इस्लाम मस्जिद, आप खुद ही समझ रहे हो, जैन मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत का महाविद्यालय था उसको तोड़कर दिल्ली और अजमेर में निर्माण किया। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार नेमिंग द आफ्टर द सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन। उसने संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। उसने संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था, लेकिन निर्माण शुरू होने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो बख्तियार काकी, बट ही डाइड ही वेरी सून आफ्टर द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, इट वाज देयर आफ्टर कंप्लीट बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। तो इसके बाद उसके दामाद, जो इल्तुतमिश था वो कौन था? उसका दामाद था, उसने उसे पूरा कराया था। और उसके कुछ और मंजिल जो बाद में फिरोज शाह ने पूरी करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई? तो 1210 में पोलो खेलते समय, 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। वो घोड़ा भी
इसकी कहानी बहुत लंबी है। वो घोड़ा भी किसी राजा के द्वारा छीना गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं चाहता था, उसने कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को पलट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं। 1210 ही वॉज डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स विल प्लेइंग पोलो। तो पोलो जिसे आप बोलते हो ना, चौगान, पर यहाँ पे पोलो की जगह हम चौगान लिख दें। जैसे बहुत सारे बच्चे किताबों में पढ़ के रखे होंगे चौगान, और सर तो पोलो बता रहे हैं। तो पोलो भी एक गेम होता है, POLO, 4 अक्षर है, 4 लोग खेलने वाले होते थे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ही वॉज वरीड इन लाहौर नियर द अनारकली बाजार। उन्हें लाहौर में अनारकली बाजार के पास दफनाया गया था। लाहौर, और लाहौर का नाम भी जो है लवकुश के नाम से शहर बसाया गया था, जिसको बाद में लाहौर कर दिया गया था। He was succeeded by Iltutmish, another slave who restored the label of Sultan। उसके बाद एक अन्य गुलाम इल्तुतमिश आया जो सुल्तान के स्तर तक पहुंच गया, और इस तरह गुलाम वंश का विस्तार हुआ। ठीक है, तो इल्तुतमिश को ही कहीं ना कहीं गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने ही सबसे पहली बार सुल्तान का पद भी लिया था। सुल्तान का पद भी लिया था बगदाद के खलीफा से। अब देखिए, इस पे कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई कुतुबुद्दीन वॉज बॉर्न इन 1150। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? तो 1150 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था। ही वॉज स्लेव, वह एक गुलाम था, और इसे मोहम्मद गोरी ने अपने स्वामी से खरीदा था। तो मोहम्मद गोरी के भी जो स्वामी थे, उसने खरीदा था। ही वॉज अ करेज लॉयल मिलिट्री कमांडर, वह एक साहसी वफादार सैन्य कमांडर था। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गोरी, वह कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी भी था। लेड द दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी विच वॉज द रिफर एज मामलूक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत जो राजवंश था जिसे कहा गया था मामलूक राजवंश। मामलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश सीधे बोल सकते हैं। ही रूल फॉर 4 ईयर्स, इसने केवल 4 साल शासन किया है। 1206 से लेकर, इसने कब तक शासन किया है? 1206 से लेकर 1210 तक इसने केवल शासन किया है। ठीक है। He was a generous and just ruler, intolerant towards Hindus, destroy ancient temple and built mosque and other movements। तो वो था एक उदार और अभी निष्पक्ष शासक। तो ये उदार और निष्पक्ष नहीं, सहिष्णु था, जो हिंदुओं के प्रति बड़ा अहिष्णु था। मतलब अपने धर्म के लिए तो सही था, पर हिंदुओं के लिए काफ़ी अहिष्णु था। इसने कई सारे हिंदुओं के प्राचीन मंदिर, पुराने से पुराने मंदिर नष्ट किए, वहाँ से पैसा लूटा, और वहीं पे कहीं ना कहीं मस्जिद बना देते थे, क्योंकि उनको लगता था हिंदुओं के जो देवता थे बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो वहीं पर बसा दिया जाता था, वहीं पे मस्जिद बना देते थे ये लोग, कि यहाँ पे अब ये लोग, इनके लिए ये जो ज़मीन थी पवित्र, ये अब नापाक हो चुकी है, अब ये लोग यहाँ पे पूजा भी नहीं करेंगे, और हम लोग अपना डेरा यहीं पे जमा देंगे। ठीक है। तो कुतुब मीनार उसके द्वारा बनाया गया, लेकिन पूरा होने तक उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको पूरा किया था दामाद इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार इज द 73 मीटर टावर्स ऑफ 5 स्टोरी, मतलब कहीं ना कहीं कुतुब मीनार 73 मीटर का 5 मंजिला टावर है। कुतुब मीनार है क्या? 5 टावर। इसमें एक सर्पिल सीढ़ी है 379 कदम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कि कितनी मीटर ऊंची है? तो 73 मीटर ऊंची है, और 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार वॉज यूज्ड बाय द मुअज्जिन सुमन द मुस्लिम फॉर प्रेयर्स। कुतुब मीनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? मुअज्जिन ने मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया था। ठीक है। ही डाइड 1210 डू द फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। तो उसकी मृत्यु भाई क्या हो गई थी? पोलो खेलते समय, मतलब चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से हो गई थी। ठीक है। अब आता है गुलाम वंश। इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देख ही रहे थे, और थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। गुलाम वंश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मामलूक वंश भी बोलते हैं। मामलूक वंश 1206 से लेकर 1290। ठीक है।
इसमें कौन कौन वंश आते हैं? पहले नंबर पे कुतुबी वंश आता है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशी वंश इल्तुतमिश ने, बलबनी वंश बलबन ने, मिलाकर गुलाम वंश कहा जाता है। इन तीनों वंशों को मिलाकर कहीं ना कहीं क्या कहलाया? स्लेव डायनेस्टी कहलाई। क्या कहलाई? स्लेव डायनेस्टी कहलाई। स्लेव डायनेस्टी कहलाई। ठीक है। तो भैया अगर गुलाम वंश का संस्थापक देखें तो वो किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक क्यूमर्स था, जो एक छोटा सा बच्चा था। अब देखते हैं कुतुबी वंश के बारे में बात करें। कुतुबुद्दीन का जो संस्थापक था उसने कुतुबी वंश अपना स्टार्ट किया, जो केवल मात्र 4 साल तक चला था। कितने साल चला? मात्र 4 साल ही यह वंश चला। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नंबर बात करें, कुतुबी वंश में केवल कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय पीरियड था 1206 से 1210। घोड़े से गिर जाने की जब मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत का मेन संस्थापक तो नहीं मानते, बट हाँ संस्थापक मानते हैं। फिर इसके ही पुत्र जो आराम शाह था, आराम शाह 1210 में ही केवल 8 माह के लिए शासनकाल संभाला, बट इसके ही दामाद, जिसने अपनी बेटी की शादी करी थी, इल्तुतमिश ने इसको हटाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अब आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने शमसी वंश स्टार्ट किया। कौन सा वंश स्टार्ट किया? शमसी वंश। शमसी वंश 1210 से लेकर 1266। तो शमशुद्दीन, जिसमें सबसे पहला संस्थापक था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, अगर देखा जाए तो एक दिल्ली सल्तनत का जो मेन फाउंडर था, जो मेन फाउंडर है वो इसी को माना जाता है। ठीक है, इसी को माना जाता है, क्योंकि इसी ने पूरी तरह से मुस्लिम शासन स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया? 1210 से लेकर 1236 तक। 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का इसे ही क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, और चालीसा दल का जनक भी बोला जाता है। और चालीसा के जनक मतलब जिसे हम लोग चहलगानी कई बार किताबों में पढ़ चुके हैं, चहलगानी। ठीक है। चहलगानी क्या होता था? तो ये ध्यान रखिएगा, 40 अमीरों का दल, 40 अमीरों का दल। ठीक है। अब आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद बैठा, ये 1236 में ही केवल बैठा था, क्योंकि अमीरों ने उसे बैठाया और अमीरों ने ही इसे उतार दिया था। यह शाह तुर्कीन का शासन संभाल रहा था, शाह तुर्कीन का शासन संभाल रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर दिया था, बट अमीरों ने कहीं ना कहीं एक महिला की, कह सकते हैं, नौकरी करना या उसके सामने झुकना या उसके शासन के नीचे झुकना स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से फिरोज शाह को बनाया गया था। बट उसके बाद जो तीसरी शासक बनी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो समय पीरियड था 1236 से 1240 तक रहा, 1236 से 1240 रहा। यह भारत की पहली महिला शासिका थी, भारत की पहली महिला शासिका थी, और इसने अल्तूनिया के शासक से विवाह कर दिया, अल्तूनिया से। अब देखते हैं चौथा कौन सा था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका शासन था 1240 से 1242। रजिया सुल्तान तथा अल्तूनिया को इसने मार दिया था। रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्ताना बोल सकते हो, या अल्तूनिया को इसने मार दिया था। लेकिन यह केवल एक नाम मात्र का सुल्तान था, पूरी तरह से जो 40 अमीर थे वही शासन करते थे। 40 जो अमीर थे बेटा वही शासन कर रहे थे। अब दूसरा अगर हम देखें, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल था 1242 से 1246। ये भी नाम मात्र का सुल्तान था, रीजन था चहलगानी।
रीजन था चहलगानी। चहलगानी का मतलब 40 लोगों का जो वो दल था, केवल वही शासन कर रहा था। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। इसका भी 1246 से थोड़ा सा लंबा कार्यकाल चला, 1266 तक। ये भी चालीसा का ये गुलाम था और गयासुद्दीन बलबन का दामाद था। ये भी नाम मात्र का सुल्तान रहा, क्योंकि इसके बाद बलबन ही बन गया। इसके बाद बलबन ही सुल्तान बनता है। अब आता है बलबनी वंश। अगर बच्चों हम लोग बलबनी वंश की बात करते हैं, बलबनी वंश, तो यहाँ पे अगर हम कौन शासक था, तो सबसे पहला जो शासक था ये भी एक गुलाम ही था, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेटस ही देखें, हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे जो थे वो सब स्लेब ही थे। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे यहाँ पे कौन थे बेटा, तो सारे के सारे लोग यहाँ पर गुलाम ही थे। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे लोग यहाँ पर गुलाम ही थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा गयासुद्दीन बलबन या बहाउद्दीन इनका नाम था। इसका जो शासन काल था 1266 से लेकर 1287 तक था। ठीक है, चालीसा दल का सरदार तो था, चालीसा सरदार तो था, मतलब उन्हीं में से एक था, उन्हीं में से चालीसा दल में से एक था। और इसने क्या किया, चालीसा दल का समापन ही कर दिया। ये बहुत ही कड़ा फैसला था, ये बहुत ही कड़ा फैसला था, बहुत ही कड़ा फैसला, बहुत ही कड़ा फैसला था, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे लोग विरोध में हो गए थे। ठीक है, इसके बाद कैकुबाद बना। कैकुबाद का जो शासन था वो था 1287 से लेकर 1290 तक। ठीक है, ये भी 3 साल करे। अंगरक्षक कौन बना था, अंगरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई थी। अंगरक्षक जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। फिर लास्ट में जो छोटा सा एक बच्चा था क्यूमर्स, जो केवल 1290 में कुछ समय के लिए उसको बिठाया गया, पर अंगरक्षक जो जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की भी हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना शुरू कर दी। किसकी स्थापना करी, खिलजी वंश की स्थापना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरा एक चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी, ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कौन था, तो ये भतीजा था किसका, गयासुद्दीन महमूद का भतीजा था, गयासुद्दीन महमूद का भतीजा था। और इसके जो 4 गुलाम थे, एक 4 गुलाम कौन थे, ताजुद्दीन यल्दौज था, नसीरुद्दीन कुबाचा था, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक था, और बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी वही कैंडिडेट जिसने लाहौर में जिसने आपने देखा होगा बिहार में जो पर्टिकुलर तक्षशिला सुना ही होगा, जिसने पूरी एक लाइब्रेरी वहाँ पे जला दी थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कुतुबुद्दीन ऐबक की जो संतान थी, भाई ये नसीरुद्दीन कुबाचा कहाँ का सुल्तान था, मुल्तान का शासक था, मुल्तान का शासक था। ताजुद्दीन यल्दौज कौन था, ये गजनी का शासक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये कौन था, दामाद था। ठीक है, दामाद था। नसीरुद्दीन कहाँ का शासक था, तो ये मुल्तान का शासक था, मुल्तान। ठीक है, अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की जो खिताब दिया था वो मोहम्मद गोरी ने ही दिया था, चंद्र के मुख वाला, चंद्र के मुख वाला, काफ़ी बड़ा खिताब दे दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जो बख्तियार खिलजी था ये बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक था। ठीक है, बंगाल का शासक था। ठीक है, गुलाम भी था, दामाद भी था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो संतान थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो संतान थी वो सुल्तान कौन सी थी, एक था आराम शाह। कौन था, आराम शाह, आराम शाह, क्या नाम था, आराम शाह था। ठीक है, और दूसरा कौन सा था भाई, आराम शाह की अगर हम बात करें, ठीक, आराम शाह था, और शाह तुर्कीन, शाह तुर्कीन। ठीक है, तो
तो आराम शाह को तो गद्दी से उतार दिया था, आराम शाह को गद्दी से उतार दिया। पहले पे तो कौन, दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले कौन बैठा था, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था। दूसरे के बाद आराम शाह बैठा, और आराम शाह के बाद को हटाकर इल्तुतमिश शासक बन गया। ठीक है, इल्तुतमिश शासक बन गया। इसने ही चालीसा दल का गठन किया था, इसने ही चहलगानी का गठन भी किया था। ठीक है, चहलगानी का गठन भी किया था। उसके बाद जो ये शाह तुर्कीन है, ठीक है, शाह तुर्कीन का शासन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसकी जो संतान थी, पांचवें पर, चौथे पे शाह तुर्कीन बैठा था, पांचवें पे कौन बैठा, ठीक है, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, क्योंकि इसने देखा जाए तो रजिया सुल्ताना को घोषित कर दिया था, पर रजिया सुल्तान को लोगों ने नहीं चुना। ठीक है, रजिया सुल्तान तथा अल्तुनिया को मार दिया था इसने। ठीक है, क्लियर। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, बहुत सारा पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है। तो भाई कुतुबुद्दीन अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन हमारे पास कुतुबी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, आराम शाह था। इसने राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर बनाई थी, लाहौर। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ा बड़ा भी समझ सकते हो कि 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया। इसने क्या किया, शासन किया, इसने शासन किया। क्लियर। पारिवारिक परिचय क्या था, फैमिली इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था बच्चों, आराम शाह। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था, तो शाह तुर्कीन। पुत्री का नाम क्या था, शाह तुर्कीन नाम था, शाह तुर्कीन। गुलाम व दामाद जो था, भाई जो लड़की का जिससे विवाह किया था, तो दामाद कौन था, तो दामाद इल्तुतमिश था। दामाद कौन था, तो इल्तुतमिश, ये भी एक गुलाम था। ठीक है, ये भी एक गुलाम था। तो ये रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल आप देख ही रहे हो, जिनका शासनकाल रहा 1206 से लेकर 1210। ठीक है, 1206 से लेकर 1210। 1206 जो वर्ष था, उस समय लाहौर में, लाहौर को ही तो राजधानी बनाया था। लाहौर का जो शासक, लाहौर का शासक 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर का शासन इसने संभाला। 25 जून 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 महीने बाद इसका राज्याभिषेक करवाया गया। ठीक है, 1206 से लेकर 1208 तक लाहौर में सिपा सलार व मलिक की पदवी पे रहा। ठीक है, सिपा सलार व मलिक के रूप में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। 1208 में क्या हुआ, 1208 में बच्चों क्या हुआ, 1208 में लाहौर में एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। मोहम्मद गोरी के भतीजे, मतलब जो उत्तराधिकारी थे, कहीं ना कहीं गयासुद्दीन महमूद से दास मुक्ति पत्र पाकर, 1208 में एक स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, अब 1210 में क्या हुआ कि लाहौर की ही बात हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई, तो लाहौर में पोलो मतलब चौगान की बात हो रही है। चौगान खेलते वक्त ही घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बना है, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही बना दिया गया। कहाँ बना दिया गया, लाहौर में ही बना दिया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो इस समय पाकिस्तान का पार्ट है, जो इस समय पाकिस्तान का पार्ट है। पारिवारिक संबंध की नीति मतलब रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया, तो भैया देखो यहाँ पर ताजुद्दीन जो यल्दौज था, ताजुद्दीन यल्दौज ये गजनी का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज, जो ताजुद्दीन यल्दौज था, की पुत्री से विवाह कर लिया, तो एक रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। नसीरुद्दीन जो कुबाचा था, मुल्तान का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह इससे हो गया। ठीक है, किससे हो गया, नसीरुद्दीन कुबाचा, किससे विवाह हो गया, कुबाचा से, जो कहाँ का शासक था, मुल्तान का शासक था। इल्तुतमिश तो इसका खुद का खास गुलाम था, ये भी एक गुलाम था। ठीक है, ये भी एक गुलाम था, गुलाम व दमाद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह किससे हुआ था, इल्तुतमिश से हुआ था। पुत्री का विवाह किससे हुआ, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इससे पुत्री का विवाह हुआ था और इससे बहन का विवाह हुआ था। ध्यान रखिएगा, पुत्री और बहन ऐसा ना मिक्स कर देना। अब यहाँ पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्थापत्य था, मतलब क्या बनाया उसने, तो कुतुब मीनार। यहाँ पे अगर हम बात करें कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ठीक है, सामने आप कुतुब मीनार का चित्र आप देख ही रहे हो, कुतुब मीनार का चित्र। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में नींव डाली। 5 मंजिला भवन है, ये 5 मंजिला भवन है अभी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 72 मीटर है, 72 से 73 मीटर मानी जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मंजिला का निर्माण कराया था पर उसकी डेथ हो गई। इल्तुतमिश ने 4 मंजिला पूरा किया था, इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 4 मंजिले और बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या हुआ, चौथी मंजिल टूट चुकी थी, किसी कारण से हानि पहुंची थी, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल बनवा दी। कितनी मंजिल हो गई, ठीक है, चौथी स्थान पर 2 मंजिला और बनवा दिया। ठीक है, क्लियर। अब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की बात चल रही है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी कहाँ है बच्चों, तो ये भी बच्चों दिल्ली में है। ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। तो भारत का पहला जो मस्जिद था, भारत का जो सबसे पहला, ये भारत का सबसे पहला है, ये भारत का सबसे पहला मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। ठीक है, ये किसको तोड़ के बनाया गया था, तो ये जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया, जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध विजय के बाद इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था। तो उसी के बाद इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था 1192 में, जो चंदावर का युद्ध इसके बाद हुआ था, तो उसके चंदावर और तराइन सेकंड के युद्ध के बीच में। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 1193 के आसपास समझिए। यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है, यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको एक संस्कृत का विद्यालय माना जाता है, जिसको विग्रहराज विसल देव, देखिए ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जहाँ पे माना जाता है कि ये रुके थे 2.5 दिन, तो विग्रहराज विसल देव ने यहाँ पे पूरा महाविद्यालय बनवाया था, संस्कृत का महाविद्यालय बनवाया था। जब वहाँ पे 2 दिन रुक गया तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए सहिष्णु तो था ही, हिंदुओं से बहुत चिढ़ता था, हिंदुओं के मंदिरों से चिढ़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से मंदिर और महाविद्यालय तोड़ दिए। तो इसने मंदिर और महाविद्यालय तोड़कर यहाँ भी एक मस्जिद बना दी, यहाँ भी क्या बना दिया, यहाँ भी एक मस्जिद बना दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा हर मस्जिद के नीचे कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पुराने
आक्रांता थे, इन्होंने कुछ ना कुछ तोड़ के ही चीज़ें बनाई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर 1210 से लेकर, ठीक है, 1210 में ही 8 माह तक कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो कौन था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह था। क्या नाम था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन के पुत्र का नाम आराम शाह था, जो लाहौर का शासक तो बना, बट कहीं ना कहीं केवल 8 महीने के लिए, कहीं ना कहीं 8 महीने के लिए ही बना। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, जिससे पुत्री की शादी हुई, इसने क्या किया? आराम शाह को मारकर, देखिए पहले सब यही चलता था, दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना करी जिसको बोला गया शमशी वंश। क्या बोला गया? शमशी वंश। ठीक है, पहले शासन ऐसे ही प्राप्त करते थे एक दूसरे को मारकर। ठीक है, तो ये है भाई आराम शाह। ठीक है, चित्र चाहे आप शेरशाह सूरी की तरह समझ लो, शेरशाह सूरी भी ऐसे ही दिखते थे, एक दूसरे के चित्र कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब शमशी वंश कब से कब तक चला? तो 1210 से लेकर 1266 तक, मतलब 1210 से लेकर 1266 तक ये शासनकाल शमशी वंश का चला। तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। तो कहीं ना कहीं शमशी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था, और इस वंश का, शमशी वंश का जो आखिरी था वो था नसीरुद्दीन महमूद। इसने राजधानी को, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था, इसने राजधानी को दिल्ली बना दिया था। तो यह पहला दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। यह दिल्ली का क्या था? पहला मुस्लिम शासक था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये तो केवल 1210 से 1236 तक ही किए थे, 1236 तक, क्योंकि इसके बाद रजिया सुल्तान या बहुत सारे लोग बैठे थे। इल्तुतमिश के जो पिता थे, इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलाम खां। क्या नाम था? इलाम खां। यह इलबरी जनजाति का सरदार था, मतलब कुछ ना कुछ देखा जाए तो यह इलबरी तुर्क था। यह बेटा कौन था? इलबरी तुर्क था, इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश के जो ससुर थे उनका नाम क्या था? वो तो आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहीं ना कहीं स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक बोल सकते हैं। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम क्या था? शाह तुर्कीन था। शाह तुर्कीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन थी? पुत्री थी। इल्तुतमिश की कौन थी? इल्तुतमिश की तो पत्नी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन थी? पुत्री थी। इल्तुतमिश के संतान कौन कौन सी थी? तो इल्तुतमिश की जो संतान थी, पहली संतान थी नसीरुद्दीन महमूद, जो जहाँ जिसका सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत का पहला मकबरा इसी का बना हुआ है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह शाह तुर्कीन का शासन था। शाह तुर्कीन इसकी पुत्री का नाम भी था, ठीक है, मतलब वाइफ का नाम था। कुतुबुद्दीन, यह शाह तुर्कीन ने अंधा करके इसे मरवा दिया था। ठीक है, फिर बहराम शाह, रजिया सुल्तान तथा अल्तुनिया को इसने मरवा दिया था। तो सब एक दूसरे को मारपीट कर रहे थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है पूरे साम्राज्य का स्वामी, पूरा एक साम्राज्य का मालिक। यह किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। पर किस जनजाति में आता है? तो ये इलबरी तुर्क था। ये कौन था? तो ये इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम था व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा प्रकट की तो सुल्तान ने, मतलब मोहम्मद गोरी ने, दासों के व्यापारी को आज्ञा दी कि वह इल्तुतमिश को दिल्ली ले आए। दिल्ली में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने गुलाम के रूप में खरीदा।
अब घटनाक्रम के बारे में देख लेते हैं। 1205 जब कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा था, स्थान था बदायूं, बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश को बना दिया, बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश को बना दिया। 12 फरवरी 1229 दिल्ली सुल्तान स्वतंत्र सल्तनत बन गया था, क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से आज्ञा ले ली थी। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित किया। तो यह कहीं ना कहीं दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। क्लियर ना? अब देखिए लिखा है चालीसा मतलब चहलगानी। चालीसा मतलब चहलगानी की अगर हम लोग बात करें, इसने ही पहली बार 40 गुलामों पर, वो जो 40 गुलाम थे वो 40 अमीर गुलाम थे, मतलब कहीं ना कहीं ऊंचे पद पे थे, अमीर गुलाम थे, का एक दल बनाया जिसको चालीसा दल बोलते हैं, या इसी को हम लोग कई बार चहलगानी भी पढ़ चुके हैं, तो इसे चहलगानी ग्रुप भी बोलते हैं, चहलगानी दल। किसने बनाया था? तो इसको बेटा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश। कई जगह मिश लिखा है, कई जगह मीस लिखा है, इल्तुतमिश। जिसमें इल्तुतमिश के कई सारे गुलाम भी थे, जैसे एक नसीरुद्दीन महमूद गुलाम था, गयासुद्दीन बलबन भी गुलाम था जिसने बाद में शासन किया, बलबनी वंश स्टार्ट किया। चालीसा का दमन किया। चालीसा का दमन किसने किया था? तो चालीसा का जो दमन था, इसी का एक सरदार था, जब शासन करता है तो बहुत ही कड़ा फैसला लिया, बलबन ने इसका अंत कर दिया। रीजन क्या था? क्योंकि पूरी तरह से जो भी सरकार या जो भी उत्तराधिकारी बैठता था, इन्हीं के अंदर काम करता था, क्योंकि पूरी सरकार यही लोग चलाते थे। संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल में सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई, जिनके गले में घंटियां लटकी थी। जिनके गले में क्या थी? घंटियां लटकी थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। ठीक है। लाल वस्त्र। लाल वस्त्र इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। लाल वस्त्र धारण करता था। अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल कपड़े पहन के आए। ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया? तो इसने ही सबसे पहली बार सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो दिल्ली में है। यह भारत का पहला मकबरा था। यह भारत का फर्स्ट मकबरा था। ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये कौन था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। अब 1229 में अगर हम बात करते हैं, 1229 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये 1229 में नसीरुद्दीन महमूद का ये मकबरा है, ध्यान रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर शरीफ का आप सभी लोग नाम जानते ही होंगे, इनको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ। तो ये सूफी संत मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है ये। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो सभी लोग भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शनल के लिए पढ़ना है तो भाई इसको शेयर तो हम लोग करेंगे ही, शेयर भी करेंगे, और कहीं ना कहीं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सारे लॉजिक जो टॉपिक हैं वो मिलते रहेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको उसके टॉपिक भी मिलते रहें। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।